तो ये आज हम जिस तरीके से जा रहे हैं, हमको लौटना वहीं पड़ेगा। और तभी आप जब उधर लौटेंगे तो केजरीवाल नहीं पैदा होगा, चाणक्य पैदा होगा। इसलिए आपको अपने होने पे जिस दिन भी गर्व होगा, वो गर्व इस बात पे नहीं होगा कि आपका मकान कितने बीघे में है, कितना बड़ा फार्म हाउस है, कितनी कारें हैं। इस समाज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह समाज ना बिरला की मूर्ति को, ना अंबानी की मूर्ति को फूल नहीं चढ़ाता। यह समाज जिसने त्याग किया होता है उसको अपना हीरो मानता है। इसलिए एक ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, वैश्य, जो वगैरह वगैरह जो आप हैं, हमारे समाज में आज भी ये भारत हमेशा से कर्म भूमि यानी कर्म प्रधान समाज रहा है। कर्म तय करता है तुम कौन हो। इसलिए ब्राह्मण दो थे, एक भगवान परशुराम है, वो भी ब्राह्मण है, और एक ब्राह्मण रावण भी है। लेकिन समाज रावण को, जो ब्राह्मण है, उसके कर्म के कारण उसे चौराहे पे फूंकती है, और परशुराम के कर्म के कारण उसे मंदिर में पूजती है। इसलिए जाति मां के पेट से पैदा नहीं होती, जाति आपके अपने कर्मों से पैदा होती है। इसलिए भारतीय सेना के अंदर जो चला गया वो क्षत्रिय हो गया। वो यादव है, जाट है, सिख है, कोई हो, वो क्षत्रिय है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने बुद्धि को विकास कर लिया, वो ब्राह्मण है। अब वो पटना के अंदर सबसे बड़े मंदिर का पुजारी, उसकी अगर कास्ट देखेंगे तो वो दलित है, लेकिन उसने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो ब्राह्मण है। इसलिए इस कर्म प्रधान भारत में जाति की गंदी कीचड़ व्यवस्था, जो कि एक समाज को चलाने के लिए की गई थी, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एमबीए है, जज है, यह समाज को चलाने की व्यवस्था है। क्या किसी ने पूछा कि सारे जज ब्राह्मण होंगे? जिसने काला कोट पहन लिया वो सच फैसला करेगा, यह मानना है हमारा। जिसने खाकी वर्दी पहन ली वो छत्री के रूप में किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था को जब आप मजहबी रंग देने लगते हैं तो वो जाति में बदल जाती है। फिर जाति का गुंडा भी हमारा गुंडा हीरो होता है, क्योंकि वो तो हमारा है, इसलिए उसे नहीं मारना चाहिए। गुंडा गुंडा है, बलात्कारी बलात्कारी है, वो किसी जाति का हो। क्या यह समाज यह कहेगा कि नहीं ये बड़ी अपर कास्ट का बलात्कारी है, तो नहीं नहीं साहब, इसकी तो फूल मालाओं से, हर एक के दिल में होता है कि इसको चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दी जाए। कहता है कि नहीं कहता है? और कौन जातियां हैं जो इस तरीके का बाहर निकल के आती हैं, कहती हैं साहब ये हमारी जाति का गुंडा, इसे क्यों मारा? किसी ने कहा, हिम्मत नहीं हुई इस बात के बावजूद भी कि हमारे यहां जाति का राजनीति बहुत होती है। यह समाज की ताकत है, इसको बना के रखिए। आप कौन जाति के हैं मुझे नहीं पता, यह किस जाति की मुझे नहीं पता, मैं ना पूछता, ना मुझे अपने बारे में पता, ना मेरा इंटरेस्ट। इसलिए देश भर में ऐसे तमाम युवाओं को मैं खोजता हूं जिनका फंडा क्लियर हो। उनको राजनीति करनी है, करें, मुझे कोई दुख नहीं है। इसलिए देश और राष्ट्र का फर्क इतना ही है कि देश बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, और देश कई बार टूटता है। दुनिया के देश बहुत टूटे, भारत भी टूटा, इंडोनेशिया से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब गए आपके हाथ से। देश टूटा, राष्ट्र नहीं टूटा। राष्ट्र क्या है? आप कह सकते हैं कि राष्ट्र और देश में फर्क क्या है। इसलिए मैंने शुरू में अपनी बात आपसे कही, चुनाव होते हैं, चुनाव में वोट डाले जाते हैं। वोट डालने की एक उम्र है, उम्र है, अकल का कोई लेना देना नहीं है इससे, उम्र का मामला है।
भाई उम्र इतनी हो गई, आप वोट डाल सकते हैं। जिसे पजामा पहनने की तमीज नहीं है कि छोटे भाई का ना पहनूं, वो वोट डाल के सरकार चुन रहा है। तो वोट डालने की उम्र तय है, अकल से उसका कोई संबंध नहीं है। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि जब आप वोट डालें, किसी को डालें, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। आपके मूल में है क्या? एक जमीन का टुकड़ा, वो काराकोरम से कन्याकुमारी तक है, वो आसाम से लेके कच्छ तक है। ये एक भूमि का टुकड़ा ही है, कुल मिला के भूमि का टुकड़ा है। इस भूमि के टुकड़े की सुरक्षा के लिए सेना है। इस भूमि के टुकड़े में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस है, न्यायपालिका है, ये कानून वो कानून, यूजीसी। ये है ना कि एक व्यवस्था चलती रहे। जैसे घर के अंदर मां है, पिता है, भाई है, बहन है, बेटी है, हर एक का रोल है। पिता को घर चलाने के लिए पैसों का इंतजाम करना है, उस पैसों से आए हुए सामान से मां को खाना बनाना है, उस व्यवस्था को चला के रखना है। बेटे का काम बाहर का काम करना है, बेटी का काम घर के कोई काम करना है। पर ये तमाम सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, वो है, उसमें बदलाव तो नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां मां बाप दोनों नौकरी करते हैं। उस व्यवस्था को चलाने के लिए जो सिस्टम बनाया है, उस जगह को देश कहते हैं। एक सरकार होगी, इनकी हो उनकी हो, कोई ना कोई सरकार होगी। सरकार संविधान से चलेगी, न्यायपालिका संविधान से चलेगी, हर एक का नियम कानून है। उस टुकड़े को देश कहते हैं और देश को प्रधानमंत्री चलाता है। फेयर एनफ। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्र का कोई संविधान नहीं है, कोई आईपीसी नहीं है। राष्ट्र को समाज चलाता है और समाज चलाते वक्त राष्ट्र में अपनी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से चलाता है। लिहाजा जब कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, सरकारी संवैधानिक पद का आदमी अगर मंच पे बैठा होगा तो जन गण मन होगा। लेकिन जब सरकारी कोई फंक्शन नहीं है, जैसे ये फंक्शन है, तो सरस्वती मां का वंदना और इन दीपों का प्रज्वलन करना, यह मेरे राष्ट्र की पहचान है। इसलिए सत्ताएं, जब कोई संकट आता है, आप ध्यान दीजिए, जो बात मैंने शुरू में कहती वहीं लौटा के लाता हूं मैं आपको। जब देश में कोई संकट आता है, जैसे कोरोना आया, कोरोना 5 साल के बच्चे को भी आया, 100 साल के भी आया, जिसने नहीं वोट दिया था उसको भी आया, जिसने दिया था उसको भी आया। तो ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री आते हैं, तो कभी आपने क्यों नहीं सोचा कि यह क्यों नहीं कहा जाता कि प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करेंगे? क्यों कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आप राष्ट्र के नाम संदेश देंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री को देश को राष्ट्र की जरूरत होती है। उस 10 साल के बच्चे से भी उसकी जरूरत है, 5 साल के बच्चे से भी उसको जरूरत है, जिसने नहीं वोट दिया है उसको भी जरूरत है, जो नहीं टैक्स देता है उसकी भी जरूरत है। क्योंकि राष्ट्र जब तक बाहर नहीं निकलेगा तो देश नहीं बचेगा। इसलिए राष्ट्र को संबोधित करता है, सरकार को संबोधित नहीं करता, देश में वोट देने वालों को नहीं करता, फौज को और पुलिस को नहीं संबोधित करता। उसमें उस वक्त उसे समग्रता में देश में हर उस आदमी की जो उस राष्ट्र की पहचान है उसकी जरूरत होती है, कि उसे हर एक का सहयोग चाहिए होता है। इसलिए वो कहते हैं कि राष्ट्र को संबोधित करेगा, देश को संबोधित नहीं करता। तो मैं मानता हूं जहां राष्ट्र मजबूत होता है, जहां राष्ट्र के सरोकार, उसकी परंपराएं, उसकी आस्थाओं को मानने वाले मजबूत होते हैं, मजबूत वैचारिक रूप से उन आस्थाओं के प्रति, अपना कमिटमेंट के प्रति अगर मजबूत होते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात को दोबारा से, जहां जहां दुनिया में राष्ट्र मजबूत हुए, वो मैंने बताया कि राष्ट्र क्या है।
राष्ट्र किससे चलता है? जहां जहां मजबूत हुए वहां सरकारें राष्ट्रवादियों के सामने नाक रगड़ती हैं। बताओ क्या करना है? इसलिए राष्ट्र मजबूत होगा तो सरकारें आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी कि भाई साहब आप बताइए, राम मंदिर बन गया है, 90 करोड़ सनातनी हिंदू, एक शर्म की बात है कि जिन आक्रांताओं ने आपके मंदिर तोड़े, मस्जिदें तोड़ी, आपको लूटा, वो लूट के चले गए, लेकिन दिल्ली में अभी भी 57 सड़कें उन आक्रांताओं के नाम से हैं। वो मेरी आस्थाओं पे चोट पहुंचाती हैं कि जिन्होंने राज किया उन्होंने सत्ता पे बैठे, इसका विरोध नहीं है, लेकिन मेरे जनेऊ को कटवा करके चौराहे पे उन्होंने क्यों बिकवाया? वो यहां की आस्थाओं और परंपराओं को तोड़ने आए थे। 40,000 मंदिर उन्होंने इसलिए नहीं तोड़े कि उन मंदिरों को लूटने आए थे। उन मंदिरों में पैसा था, लेकिन उनको जानते थे कि जब तक इनकी आस्थाओं पर चोट नहीं किया जा सकता तब तक ये गुलाम नहीं होंगे, इसलिए वो चले गए। तब भी आपके अंदर गुलामी की भावना भरी हुई है। इसलिए मेरी आस्थाओं पर चोट की गई तो काशी के अंदर हम वैसे बहुत बड़े 24 कैरेट के हिंदू हैं। बाबा विश्वनाथ जहां जहां है देश में, उसके सामने नंदी बैठा होता है। उस मंदिर की जो परंपराएं हैं, जो आस्थाएं हैं, जो उसके पीछे साइंस है, जहां जहां बाबा विश्वनाथ होंगे वहां नंदी जरूर होगा। वो मंदिर कंप्लीट नहीं हो सकता। हमारी कायरता और डरपोक और लालच से भरा हुआ सनातनी हिंदू समाज 47 के बाद जिनको जाना था चले गए, लेकिन आप सिर्फ मेरा तेरा, ऊंच नीच, मेरी जाति उसकी जाति में लगे रहे। आपने कभी नहीं सोचा यार हम बनारस जाते हैं, घर में मंदिर बहुत बड़े बड़े बना लिए हमने अपनी स्वार्थों के हिसाब से, इस मंदिर से यह मांग पूरी नहीं हुई तो दूसरे मंदिर में चले गए। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी रिश्वत। हमको कभी बोध नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई।